नमस्कार साथियों। महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकलन के सेट के अंतर्गत हमने अब की बार लिया है WLI से संबंधित लिया है 35% कोटा के अंतर्गत, और इसमें एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं उन्हीं को लिया है हमने। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है। तो चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। रेल सेवक अनुशासन एवं अपील नियम 1968 बड़ी शास्ति कौन से नियम में आती है? तो बड़ी शास्ति जो SF5 होती है, बड़ी शास्ति जिसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म SF5 यूज किया जाता है, वो नियम 9 के अंतर्गत आती है। स्टडी लीव 24 मंथ की मिलती है, डॉक्टरों को ये 36 मंथ की मिलती है, और स्टडी लीव 24 मंथ की मिलती है। एक बार में 12 माह की मिल जाती है, तो 2 बार में ही अपने को सेक्शन करानी पड़ती है। और लीव नॉट ड्यू ये 360 दिन की मिलती है। NPS पहले न्यू पेंशन सिस्टम था, अब ये नेशनल पेंशन सिस्टम हो गया है। भारतीय रेलवे सिविल इंजीनियरिंग संस्थान पुणे मुंबई में है, IRCM, तो ये पुणे में है जो कि मुंबई में है। भारतीय रेल सेवा आचरण नियम 1966 का नियम 9 किससे संबंधित है? तो नियम 9 सरकार की आलोचना से संबंधित है। कोई भी भारतीय रेलवे कर्मचारी सरकार की आलोचना नहीं कर सकता। नियम 7 है जो प्रदर्शन से है, 8 है जो मीडिया अखबार प्रेस मीडिया से है, और 5 में राजनीति व चुनाव में भाग नहीं लेने से संबंधित है। प्रश्न 7 है इसमें जो अपन ने लिया है वो है महाप्रबंधक GM महोदय कितने पुराने मामले में अनुकंपा नियुक्ति की पहल कर सकते हैं? तो 25 वर्ष पुराने मामले में वो पहल कर सकते हैं। रेलवे कर्मचारी के दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता कितना है? तो 4500 रुपये प्रति माह है विकलांग बच्चों के लिए, और नॉर्मल एम्प्लॉय के लिए ये 2250 रुपये है, 27,000 रुपये पर ईयर है। और हॉस्टल के लिए 3,000 रुपये प्रति माह है और 36,000 पर ईयर है। और विकलांग के लिए यदि पूछता है तो विकलांग के लिए 4500 रुपये प्रति माह है। 7वें वेतनमान के अनुसार रेल कर्मचारी को मृत्यु से सेवानिवृत्ति उपदान की अधिकतम सीमा राशि क्या है? तो 20 लाख है। ट्रांसफ़र की चर्चा अपन पहले के कई वीडियो में कर चुके हैं। अगर प्रशासन ट्रांसफ़र करता है, ये म्यूचुअल ट्रांसफ़र या ऑन रिक्वेस्ट पर आधारित नहीं है, ये प्रशासनिक आधार पर जो ट्रांसफ़र होता है उनके लिए है। यदि वो 1000 किलोमीटर तक है तो 10 दिन की छुट्टी मिलेगी, और 1000 से 2000 के बीच है तो 12 दिन की मिलेगी, और 2000 से ऊपर है तो 15 दिन की मिलेगी। यदि आप बाई एरोप्लेन जाते हैं और या दूरी 2000 किलोमीटर से अबव है तो 12 दिन की मिलेगी। महिला रेल सेवक यौन उत्पीड़न जांच करने की समय सीमा 3 महीने 90 दिन है। कारखाना अधिनियम के तहत समय परिवर्तन तक किस दर से भुगतान किया जाता है? तो मामूली मजदूरी का 2 गुना भुगतान किया जाता है। औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के अंतर्गत स्ट्राइक पर जाने से पूर्व कितने दिन का नोटिस दिया जाना जरूरी है? तो ये जो औद्योगिक संबंध संहिता 2020 में आया है, इसके अंतर्गत स्ट्राइक पर जाने से पहले 60 दिन का नियम है, यानी 2 मंथ पहले का नोटिस दिया जाना जरूरी है 2020 के अनुसार। मजदूरी अधिनियम 1936 के अनुसार मजदूरी भुगतान का दिन है वो 1 महीना है। जुर्माने की राशि मजदूरी कालावधि में लगाई जाती है, वह किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? मजदूरी के 3% से वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 16 है, कार्य अध्ययन के तहत पदों का विसर्जन करने का रेलवे बोर्ड को धन मूल्य का कितना हिस्सा जाता है? तो 15% रेलवे बोर्ड को जाता है, 35% हेडक्वार्टर लेवल पे जाता है, और 50% डिवीजन लेवल पे। तो इस प्रकार ये 100% हो जाता है। कार्य अध्ययन के तहत पदों को विसर्जन करने का रेलवे बोर्ड को धन मूल्य का कितना हिस्सा जाता है? तो 15% जाता है, हेडक्वार्टर को 35 जाता है, और डिवीजन लेवल पे 50% है। कैट पुनः याचिका पुनः विचार याचिका की अवधि 1 महीना है। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के मामले में लेवल 7 की कोटि को आवंटित करने में कौन सक्षम है? तो ये GM महोदय हैं। राजस्थान किस क्षेत्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय के अंतर्गत आता है? फरीदाबाद के अंतर्गत आता है।
स्टाफ नर्स 100 में सीधी भर्ती का प्रतिशत क्या है, तो ये 100% है। एक्स सर्विसमैन के लिए ग्रुप सी में 10% और डी में 20% कोटा है। प्रैक्टिस भत्ता की वर्तमान दर क्या है, मूल वेतन का 20% है। ये डॉक्टरों के लिए है, जिसको अपना NPA बोलते हैं, नॉन प्रैक्टिस अलाउंस है, ताकि वो निजी कार्य नहीं करे, डॉक्टर अपने घर पे क्लिनिक नहीं खोले और दूसरी जगह नहीं बैठे। तो रेलवे डॉक्टरों के लिए ये मूल वेतन का 20% NPA है। तो नॉन प्रैक्टिस अलाउंस है, वो इसलिए लाया गया कि डॉक्टर दूसरी जगह प्रैक्टिस नहीं करे, घर पे प्रैक्टिस नहीं करे। और तो जो प्रैक्टिस भत्ता की दर है वो मूल वेतन का 20% है, नए CPC 7 पे कमीशन के अनुसार। नेक्स्ट है, अतिरिक्त पद भत्ता केवल तभी स्वीकार है जब अतिरिक्त प्रभार 45 दिवसों से अधिक हो। तो इसकी अवधि है वो 45 दिन से अधिक होनी चाहिए। नायर बड़ोदरा में है, जो कि गुजरात में पड़ता है। ये नेशनल अकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे है फुल फॉर्म इसकी। सेवा नियुक्ति के मामले में NPS से 100% निकासी है। सेवा नियुक्ति के मामले में NPS से 100% निकासी की है। बस सेवा निवृत्ति के समय कुल संचित कोष या किसके बराबर हो, तो 2 लाख के बराबर हो। सेवा निवृत्ति से पहले कितने समय पहले PF से 90% निकासी संभव है, तो वो 90% निकासी कर सकता है रिटायरमेंट के 12 महीने पहले, 1 साल पहले। AMIS की फुल फॉर्म क्या है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। यदि कोई रेल सेवक राजनीतिक प्रभाव किसी कार्य के लिए लगाता है तो वो कौन से नियम का उल्लंघन करता है, तो वो राजनीतिक प्रभाव लगाता है तो कंडक्ट रूल 20 का फॉलो करता है। फिर भी आप इसको देख लीजिएगा, जहाँ तक मुझे ध्यान है 20 है, फिर भी मेरी एडवाइस है कि आप इसको चेक कर लीजिएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म को रट लीजिए साथियों, ये टोटल 14 हैं, वैसे तो 11 ही हैं, लेकिन 14 तक ले जाते हैं कि जैसे 14 में रिटायरमेंट कर्मचारी है उसके लिए आरोप पत्र का वो प्रावधान है, तो इस हिसाब से 14 हैं, तो आप इनको रट लीजिए। इनमें से 2% तय हैं, तो वो 2% आपके गलत नहीं होने चाहिए, इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्मों को आप रट लीजिए। जैसे SF1 है निलंबन के लिए, SF2 डीम सस्पेंशन के लिए है, निर्वावत्व की स्वीकृति के लिए, SF3 है रिकोकेशन के लिए, पुनः बहाली के लिए SF4 है, SF5 बड़ी शास्त्री की चार्जशीट है। ऐसे महत्वपूर्ण है, टोटल जो है उनको रट लीजिए। जैसे जांच अधिकारी नियुक्ति 7 है, नियम 9 हटा लिया गया है, जॉइंट कार्रवाई के लिए 10 है, 11 छोटी शास्त्री के लिए है, 14 रिटायरमेंट उसके लिए जो सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी के दंड के लिए। तो ऐसे हिसाब से इनको स्टैंडर्ड फॉर्म जो टोटल है 14 इनको रट लीजिए, क्योंकि इनसे 2 क्वेश्चन आते हैं। वैसे ही मेरी एडवाइस आपको ये है कि जो कंडक्ट रूल हैं वो भी 26 हैं, उनमें से 24 तो आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि उनमें से भी 2% बढ़ते हैं। तो जो कंडक्ट रूल हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आपको अच्छी तरह से याद रहना चाहिए, ताकि इनका पर्सन छूटे नहीं आपसे। तो चलो ठीक है। तो लियोन लाइसेंसधारी को परिवार सहित चिकित्सा सेवा उपलब्ध है। जो लाइसेंसधारी कोली हैं उनको परिवार सहित चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराता है रेलवे। लापता कर्मचारी प्रकरण में कितने समय बाद पारिवारिक पेंशन स्वीकृत की जाती है? यदि कोई रेलवे कर्मचारी लापता हो गया और उसकी FIR दर्ज थाने में दर्ज हो गई तो उसके 6 महीने बाद उसकी पारिवारिक पेंशन चालू कर दी जाती है, और 2 साल बाद उसकी अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया आप चालू कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है साथियों, मैं वीडियो के बीच में आपको बता दूं कि ये जो WLI के लिए स्पेशल संकलन किया गया है इन प्रश्नों का, और ये जो WLI का एग्ज़ाम होता है 35% कोटे के तहत, तो वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए, तो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट प्रश्नों का संकलन है और काफ़ी मेहनत के बाद बनाया गया है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। हाँ, तो प्रश्न नंबर 32 जो हमने लिया है, ये मुख्य प्रश्न है, उनको हमने लिया है कि जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, जो एग्ज़ामों में आते हैं, एग्ज़ामों में आए हुए लिए गए हैं, इसमें मन से नहीं बनाए गए हैं और इम्पोर्टेंट है, उन्हीं को चूज किया गया है। काफ़ी मेहनत के बाद ये सेट तैयार किया गया, तो आप इस सेट का फ़ायदा उठाएं।
रेगुलर वीडियो देखें और अच्छी तैयारी करें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और चलिए 32 नंबर देखते हैं। सेवानिवृत्ति के समय अवकाश नकदीकरण का भुगतान किस नियम से शासित होता है? तो अवकाश नियम से होता है। कंडक्ट रूल 26 रूल हैं और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद कर लीजिएगा। स्टैंडर्ड फॉरम 1 से 11 हैं, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप याद कर लीजिएगा। 2-2 प्रश्न इनमें से बनते हैं, ज़्यादा भी बन जाते हैं। तो ये ज़्यादा देर का टॉपिक नहीं है, ये थोड़ी सी समय का टॉपिक है, आपको घंटे 2 घंटे में याद हो जाएंगे। तो इनका जो नंबर है वो मिस नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकती है। क्योंकि अगर ऐसे प्रश्न स्टैंडर्ड फॉरम के कंडक्ट रूल के ही गलत होते हैं तो फिर आपको मेरिट में प्रॉब्लम हो जाएगी। CMS क्रू भी प्रबंधन से संबंधित है। GDC जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, जो कि सीधी भर्ती कोटा है, याद रखना आपको GDC। रेल सेवा आचरण नियम है, तो इनमें महत्वपूर्ण 3-4 लिए हैं मैंने। 21 है जो जीवित पति पत्नी के रहते शादी नहीं करना है। 22 है जो मादक पदार्थों के सेवन से संबंधित है। 22 है जो 14 वर्ष से कम बालकों को जॉब नहीं देना है। और 23 है जो छुआछूत से संबंधित है, परिचयता से है। 5 है जो राजनीति में भाग लेना नहीं है। 3rd C है जो महिलाओं के सेक्स हरासमेंट से संबंधित हैं। और 14 है जो रेल सेवकों के सम्मान से संबंधित हैं। और 13 है जो उपहार के लेन देन से है। 15 ये क्वार्टरों के दुरुपयोग से संबंधित है, किराए पे देना, खाली करना। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 38 कैट 323 ये अनुच्छेद। तो कैट की स्थापना 1/11/1985 को हुई है, 1 नवंबर 1985 की। और वो जो अनुच्छेद है कैट का वो 323A में है। और इसकी स्थापना, इसकी प्रधान पीठ दिल्ली में है। तो ये कैट कर्मचारियों के मामलों को तुरंत निस्तारण के लिए बनाया गया है। तो ठीक है, आगे चलते हैं। लेवल 6 का जो होता है वो बेसिक पे 35,400 है, जो कि 4200 ग्रेड पे में आता है। और ये स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए है। तो स्टाफ एंड वेलफेयर का जो लेवल पे है वो 6 लेवल पे है और वो 4200 ग्रेड पे में आता है। तो इसमें जो पात्रता की शर्तें हैं वो हैं, जैसे आप अगर लेवल 1, 2, 3 में हैं तो आपकी 7 साल की सर्विस होना ज़रूरी है रेलवे के अंदर। जैसे लेवल 1 का ग्रुप डी होता है, तो ग्रुप डी के अंदर लेवल 1 में 18,000 बेसिक होती है। लेवल 2 के लिए वो ग्रुप सी में आ जाता है, तो 1900 ग्रेड पे होता है, तो उसके लिए 19,900 हो जाती है। और उसके बाद लेवल 3 के लिए 21,700 जाती है। और लेवल 4 के लिए 25,500 जाती है। लेवल 5 के लिए 29,200 जाती है। और वेलफेयर के लिए लेवल 6 हो जाता है, या जेई के लिए लेवल 6 हो जाता है, या MCM के लिए लेवल 6 हो जाता है। उसके लिए ग्रेड पे भी 42 हो जाता है। और लेवल 6 में जो बेसिक पे होता है वो 35,400 होता है। तो मान लीजिए यदि कोई कर्मचारी लेवल 4 या लेवल 5 का है तो उसके लिए 5 साल की सर्विस होना ज़रूरी है लेवल 4 या लेवल 5 में। और लेवल 1, 2, 3 के लिए 7 साल की सर्विस होना ज़रूरी है वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए। तो वेलफेयर इंस्पेक्टर का जो 4200 ग्रेड पे का पद होता है और लेवल 6 होता है, 35,400 इसका बेसिक पे होता है। तो चलिए साथियों, 35% कोटा के अंतर्गत आपको ये बताया गया है। तो चलिए नेक्स्ट। है लेवल 6 में आपकी जो बेसिक हो जाती है वो 35,400 जाती है वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए। और लेवल 7 के अंदर 44,900 हो जाती है, वो फिर बनता है चीफ स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर बनता है। जो नेक्स्ट प्रमोशन होता है वेलफेयर इंस्पेक्टर का, उसमें वो चीफ स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर होता है। तो उसका जो बेसिक पे होता है वो 44,900 होता है, लेवल 7 में आता है। चीफ स्टाफ के बाद में फिर वो लेवल 8 के लिए EPO बनता है और लेवल 8 का बेसिक पे है 47,600 है।
तो वो असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर बनता है। फिर APO के बाद में लेवल 9 पे बनता है DPO बनता है। वो APO के बाद में DPO बनता है, वो डिविजनल पर्सनल ऑफिसर होता है। फिर DPO के बाद में वो सीनियर DPO बनता है, वो लेवल 10 में आता है। APO लेवल 8 में आता है और DPO लेवल 9 में आता है और सीनियर DPO लेवल 10 में आता है। फिर वो सीनियर डिविजनल पर्सनल ऑफिसर होता है। और फिर लेवल जो 11 होता है वो PCPO का होता है, प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर होता है, तो उसका लेवल 11 हो जाता है। तो ये मैंने आपको बताया है कि वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए जो ग्रेड पे 4200 होता है, जो लेवल 6 होता है 35,400 जिसकी बेसिक होती है, उसके बाद जो नेक्स्ट वो होता है चीफ स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, उसके बाद वो APO लेवल 8 और 9 पे DPO, 10 पे सीनियर DPO और 11 पे PCPO आ जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे। ये आपकी जानकारी के लिए है कि क्वेश्चन पेपर स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर का जो होता है वो 110% आते हैं, 100% आपको मैक्सिमम करने होते हैं। समय 2 घंटे का मिलता है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें। और इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो आपको याद रखने चाहिए मेरे हिसाब से। मुख्य चैप्टर हैं जो इसमें राजभाषा है, रेलवे कंडक्ट रूल हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म है, फुल फॉर्म है, पास एंड PTO हैं, लीव हैं, अलाउंसेज हैं, फैक्ट्री एक्ट 1948 है, CG अनुकंपा नियुक्ति है, PNM है, DNDR है, पेनल्टी हैं, CPC 7 पे कमीशन के बारे में है, प्रमोशन एंड सिलेक्शन के बारे में है, HOAR के संबंधी में, ACR APR के बारे में है, RRB NRRC के बारे में है। तो ये मुख्य टॉपिक हैं जो कि आपको जिनका अध्ययन करना है स्टडी के लिए। और जो नेक्स्ट है वो NPS के लिए पूछा है। पहले ये न्यू पेंशन सिस्टम था, अब इसको नेशनल पेंशन सिस्टम बना दिया है, याद रखिएगा। फिर इसमें जो कंडक्ट रूल हैं वो जो रूल 15 के बारे में पूछा है। 15 किसके बारे में, तो निजी व्यापार या निजी नौकरी के बारे में। 15 ये क्वार्टरों के बारे में, किराए पे देना, खाली करना। 16 पे है जो पूंजी लगाना है, उधार देना से संबंधित है। और 17 दिवालियापन से है, तो ये याद रखेंगे आप। और भी हैं इसमें महत्वपूर्ण जैसे राजनीति में भाग नहीं लेना 5 है, प्रेस मीडिया अखबार का 8 है, सरकार की आलोचना 9 है, 11 जो है वो RTI एक्ट से संबंधित है, 13 उपहार से है, और आपके 14 रेलवे कर्मचारी के सम्मान से है, 23 है परिच्छेदता से संबंधित है, 22 मादक पदार्थों के सेवन से है, 22 से 14 साल से कम बच्चों के लिए कारखाने पर रोजगार में प्रतिबंध से है। तो ऑप्शन के आधार पे भी अगर थोड़े बहुत आपको याद हो जाते हैं तो ऑप्शन के आधार पे भी आप इनको सोल्व कर सकते हैं। अब इसमें जो पूछा है वो स्टैंडर्ड फॉर्म 4 के बारे में पूछा है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म 4 क्या है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म 4 रिकॉवेशन ऑफ सस्पेंशन है, बहाली से जिसको अपन बोलते हैं। DLI की फुल फॉर्म क्या है, तो डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम है, डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम से है DLI का मतलब। इसमें एक जनरल जानकारी दी गई कि ऑप्शन हमेशा चारों पढ़ने चाहिए, उसके बाद इसे ऑप्शन चूज करना चाहिए, कभी भी जल्दीबाजी में ऑप्शन चूज नहीं करना चाहिए। SPRF की फुल फॉर्म क्या है, तो SPRF की फुल फॉर्म स्टेट रेलवे प्रोविडेंट फंड है। ARPN की फुल फॉर्म क्या है, तो ARPN की फुल फॉर्म एडवांस्ड रेलवे पेंशन एक्सेस नेटवर्क से है। रेलवे द्वारा शिकायत प्रणाली जो शुरुआत की गई है वो कौन सी है, तो वो निर्वाण है। RELHS की फुल फॉर्म क्या है, रिटायर्ड एम्प्लॉइज लेबरलाइज्ड हेल्थ स्कीम से है। डीम्ड सस्पेंशन है जो SF2 है, सस्पेंशन SF1 है। और रेल कर्मचारी की 7 वर्ष हैरक रेल सेवा पूरी होने के उपरांत दोहन में मौत हो जाने की स्थिति में मृत्यु ग्रेजुएटी की राशि 12 बार की
पर उपलब्धियां होगी। यदि 5 वर्ष तक 6 बार होती है और पूरे सेवा काल में 60 बार होगी, और 7 वर्ष तक 5 वर्ष तक 6 बार होगी, 7 वर्ष तक 12 बार होगी और पूरे सेवा काल में 60 बार होगी। KPI का फुल फॉर्म है की परफॉर्मेंस इंडेक्स, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ये उसके है, EWS से है। 1 फरवरी 2019 को लागू हुआ EWS। 1 महीने की अवधि जिसके लिए मासिक वेतन निकाला जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे मजदूरी की अवधि कहा जाता है। स्थानांतरण ज्वाइनिंग पीरियड है, प्रशासनिक आधार पर, नोट म्यूचुअल ट्रांसफर या ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर पर नहीं है। ये जो प्रशासनिक आधार पर ट्रांसफ़र होता है उनके लिए 1000 किलोमीटर पर 10 दिन की छुट्टी मिलती है। 1000 से 2000 हो तो 12 दिन की छुट्टी मिलती है। 2000 से ऊपर हो तो 15 दिन की मिलती है, और 2000 से ऊपर का ट्रांसफ़र यदि आपका होता है और यदि आप बाय एरोप्लेन जाते हैं तो 12 दिन की मिलती है। केट की स्थापना 1 नवंबर 1985 को हुई थी। JCM की फुल फॉर्म जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी है। PNM की परमानेंट नेगोश्री मशीनरी है। RTI की धारा 8(1)H का संबंध न देने योग्य सूचना से है। जो धारा 8(1)H है उसका संबंध योग्य देने मतलब नहीं देने योग्य सूचना से उसका संबंध है। APAR बनने तो रेलवे बोर्ड द्वारा जारी सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो SPARROW स्प्रो है। RDSO का हेडक्वार्टर लखनऊ है। रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।